गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग जेनेटिक्स देख रहे थे। जेनेटिक्स में चैप्टर 5 को देख रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोग मोनोहाइब्रिड देख लिया था और टेस्ट क्रॉस देख लिया था। ठीक है, जो मेंडल सर थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद वो कुछ लॉ दिए थे। अब आज हम उस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल सर जनरली दो लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंट की बात करें बेटा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहता है कि सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे ये समझते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता है कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंट में ठीक है कहता है कि जो कैरेक्टर कंट्रोल करता है एक डिस्क्रीट यूनिट है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? फैक्टर। और यही फैक्टर मेंडल का जो वो 35 साल की जो वनवास थी उसका कारण बना था। वन ऑफ देम था। ठीक है, कि उन्होंने उस वक्त फैक्टर के बारे में बात किए थे, लेकिन लोगों को उस वक्त फैक्टर के बारे में पता नहीं था कि फैक्टर क्या होता है। इसलिए उनको उनकी जो मेंडल्स लॉ थी, जो आती हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थी, वो तवज्जो नहीं दिया गया था उस वक्त। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। ठीक है, उसका फैक्टर अकर्स इन पेयर। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है बेटा जी, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। ठीक है, तो ये पहला लाइन क्या कहता है कि जो जितने भी कैरेक्टर है उसको एक डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल करता है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये मेंडल सर का कहना था कि सारे कैरेक्टर हैं, उसको एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जो कंट्रोल करती है, उस यूनिट को हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा जी, फैक्टर हमेशा यूनिट में पेयर में पाया जाता है। ठीक है, फैक्टर हमेशा पेयर में पाया जाता है। ठीक है, अब बेटा हम ये इस लाइन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर आर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ठीक है, जनरली जो बेटा जी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला लाइन है, अब हम समझते हैं। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है बेटा जी कि अगर हम दो जीन को मिलाते हैं, अगर हम दो एलील्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो जिसकी कैरेक्टर हमें दिख रही है, जिसकी कैरेक्टर हमें उजागर होके आ रही है, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और जिसकी कैरेक्टर नहीं दिख रही उसे हम रिसेसिव कहते हैं। बस यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, समझ गए? क्या समझे कि हम दो एलील्स या जीन को मिलाएं, ठीक है, दो एलील्स या जीन को मिलाएं, ठीक है, तो जिसकी कैरेक्टर दिखी, ठीक है, अगर ये ठीक है, अगर ये टॉल है, ठीक है, ये डॉर्फ है, ठीक है, तो अगर टॉल की कैरेक्टर दिखी बेटा जी तो वो डोमिनेंट कौन हुआ? टॉल हुआ। अगर डॉर्फ की कैरेक्टर दिखी तो डोमिनेंट कौन हुआ? डॉर्फ हुआ। लेकिन बेटा जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि डॉर्फ हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही अपनी डोमिनेंसी शो करता है। कब करता है? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही अपनी डोमिनेंसी शो करता है। मतलब अगर दोनों डॉर्फ है तो ही वो बौनापन शो करेगा, वरना अगर एक भी टॉल आ गया तो वो टॉल की डोमिनेंसी शो करेगी, और दोनों टॉल आ गया तब तो टॉल की करेगी, तब तो उसको करना ही नहीं। समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जब हम दो एलील्स को मिलाते हैं, तो जिसकी कैरेक्टर शो हो रही, मैं लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर आप ये आपकी माता जी है, ये आप है, ठीक है, आपकी माता जी को क्या देखना है बेटा? सीरियल देखना है, ठीक है, आपको क्या देखना है बेटा? मैच देखना है, ठीक है, मेरे घर में ये जनरली होता है। तो जनरली इस कंडीशन में मेरे माता जी जीत जाती है, वो अपनी सीरियल चला लेती है। तो जो माता जी जीत गई
सीरियल चला ली तो इसमें डोमिनेंसी किनका है? मेरा डोमिनेंसी रहा या फिर मेरे माताजी का डोमिनेंसी रहा? ऑफ कोर्स मेरे माताजी का डोमिनेंसी रहा। इसका मतलब यहाँ पे डोमिनेंट मेरे माताजी हो गए और मैं यहाँ पे रिसेसिव हो गया। ठीक है, तो जो डोमिनेंट हुआ, जिसकी कैरेक्टर दिखी वो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहता है कि जिसकी कैरेक्टर दिखी वो डोमिनेंसी शो कर रहा है और जिसकी कैरेक्टर नहीं दिखी वो रिसेसिव शो कर रहा है। ठीक, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है। ठीक है, समझ गए? मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है उसको समझते हैं। ठीक, तो बेटा अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इज एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इसमें एलिल्स ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। ठीक है, एलिल्स ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। ठीक है, और बेटा इसको अभी हम समझते हैं। इसको समझने के बाद इसको समझते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बेटा उसको समझते हैं कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस के बाद द पेरेंट द पेरेंट कंटेन टू एलील्स। ठीक है, द पेरेंट गैमेटोजेनेसिस के बाद द पेरेंट कंटेन टू एलील्स एंड these two alleles of a pair, ये पेयर में होते हैं, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। और देखो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जो पेरेंट हैं वो दो एलील्स को क्या करते हैं, मतलब कंटेन करते हैं। ठीक है, और वो जो दो एलील्स है जो पेयर में है वो सेग्रीगेट हो जाता है, सेग्रीगेट होके अलग अलग गैमेट बना लेता है, सेग्रीगेट होके ईच अदर, एक दूसरे से अलग होके गैमेट बना लेता है। ठीक है, एक दूसरे से अलग होके गैमेट बना लेता है। ठीक है, तो यही कह रहा है। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी जो भी लिखा हुआ है अर्थ यही निकलता है। ठीक है, अर्थ ये है कि गैमेटोजेनेसिस के वक्त, ठीक है, पेरेंट दो एलील्स को कंटेन करते हैं, फिर दो एलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होकर गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, ये जो गैमेट यहाँ पे ईच अदर दैट आर गैमेट रिसीव ओनली वन, एक गैमेट एक को रिसीव करता है, दूसरे गैमेट दूसरे को रिसीव करता है, तो हैप्लॉइड गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, जो एलील्स है उसकी सेग्रीगेशन हो रही है और वो गैमेट बना रहे हैं। ठीक है, उसकी सेग्रीगेशन हो रही है और वो गैमेट बना रहे हैं। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम ऊपर ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें ब्लेंडिंग देखने, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलता है, और यही ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिलता है, इसी के कारण इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिलता है बेटा जी, इसी कारण इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो समझ गए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमेटोजेनेसिस के वक्त, ठीक है, पेरेंट दो एलील्स को कंटेन करते हैं, बाद में दोनों सेपरेट हो जाता है, एक गैमेट बना लेता है। ठीक है, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, एक हैप्लॉइड गैमेट बना लेता है। ठीक है, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसमें ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बेटा, मैं अभी 1 घंटा इंतजार किया डॉग्स को भूखने का। ठीक है, मैं 1 घंटे तक वेट कर रहा था और डॉग्स भूखे जा रहा था। 4 बजे मॉर्निंग में है, मैं वीडियो बना रहा हूँ।
रुक नहीं रहा था, 5 मिनट के लिए रुका है तो मैं तुरंत ये वाला कवर किया हूँ, फिर से भुकना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या करें, ठीक है, नेक्स्ट इंतज़ार करते हैं कब वो रुकता है तो नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो बेटा अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आधा घंटा मैं फिर वेट किया हूँ, उसके बाद वो डॉग्स भौंकना अभी शांत हुआ है, पता नहीं कब शुरू हो जाएगा, पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा बेटा मैं मतलब परेशानी में वीडियो बनाता हूँ, मैं क्या बोलूँ। मैं दिन में लोगों की आवाज़ आती है, गाड़ियों की आवाज़ आती है, रात में कुत्तों की आवाज़ आती है, डॉग्स की आवाज़ आती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली फ्रस्ट्रेट हूँ, लेकिन चूँकि अपने काम से मोहब्बत है तो बनाना पड़ता है। तो अभी मन कर रहा है कि कुछ हल्का करूँ अपने मूड को, तो एक दो लाइन मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ और मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा सुनकर कि पता नहीं किन्हीं का लिखा हुआ है, बट जिनका भी लिखा हुआ उनको डेडिकेट करते हुए कि कभी मिलूँगा तो तुझसे झूठ कहूँगा मैं, कि कभी मिलूँगा तो तुझसे झूठ कहूँगा मैं, ना तेरी जिक्र करता हूँ ना तुझको याद करता हूँ। तो ठीक है, इसी दो लाइनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में अगर देखें तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा से इसको समझाया है और उसने एक एग्जाम्पल लिया है स्नैपड्रैगन, जो स्नैपड्रैगन जो प्लांट होते हैं ना, उसका एग्जाम्पल लिया है। तो उसने बोला है कि जो उनकी जो फ्लावर की जो कलर है उसको लेकर मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हमें बतलाया है। तो वो जो एनसीईआरटी है वो रेड फ्लावर लिया है और वाइट फ्लावर लिया है। ठीक है, स्नैपड्रैगन का। ठीक है, तो बेटा जो रेड और वाइट है, अगर इसको गैमेट निकालें बेटा तो ये रेड का ये आर निकल जाएगा बड़ी और वाइट का छोटी आर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर इसको देखो फिर शुरू हो गया, ठीक है, माफी चाहता हूँ बेटा, तो इसका क्रॉस करवाते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं बेटा तो ये और ये आ जाता है। ठीक है, अब ये बड़ी आर छोटी आर है। अब मोनोहाइब्रिड में आपका तुरंत ध्यान चला जाएगा, मतलब ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये रेड कलर का होगा, ये रेड कलर का होगा। ठीक है, अब आपके ध्यान में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्या है, आप इसको कह दोगे रेड कलर का ये हुआ। ठीक है, ये रेड कलर का हुआ, लेकिन नहीं बेटा, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में F1 जनरेशन में बेटा, F1 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंट में F1 जनरेशन में बेटा, F1 जनरेशन में, ठीक है, पूरी जो फ्लावर की जो कलर होता है वो पिंक होता है। क्या होता है बेटा, पिंक होता है, पूरी फ्लावर का कलर पिंक होता है, रेड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मोनोहाइब्रिड समझ के आप रेड मत समझ जाइएगा। पूरी कलर एक नई कलर आ जाती है बेटा, नहीं वो रेड पे जाता है नहीं वो वाइट पे जाता है। तो यही मैं यहाँ पे लाइन लिखा हूँ बेटा कि इन F1 जनरेशन नॉट रिजेंबल बेटा जी आइदर पैरेंट, मतलब F1 जनरेशन में वो अपने दोनों में से कोई पैरेंट के ऊपर उसका कलर नहीं जाता, नहीं वो रेड बनता नहीं वो वाइट बनता है। गॉट इट, ना वो रेड बन रहा ना वो वाइट बन रहा, तो बन क्या रहा है सर जी, पिंक बन रहा है जी, पिंक बन रहा है। ठीक है, चलिए बेटा अब ये हम F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, F1 जनरेशन हमें पिंक आ गया बेटा। अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, अगर हम F2 जनरेशन की बात करें बेटा, ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका गैमेट निकालते हैं। ठीक है, गैमेट निकालते हैं, गैमेट कितना हो, एक आर और एक बड़ी आर छोटी आर। ठीक है बेटा, इसका गैमेट निकाल लिया। ठीक है, चलिए गैमेट निकालेंगे। अब हम इसको पुनेट सर के बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, ये F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं बेटा। F1 जनरेशन में तो अभी हमने देखा कि एक नया कलर आ गया, वो पिंक था। अब पुनेट सर के बॉक्स में डालते हैं इसको। चलिए बेटा, अब पुनेट सर के बॉक्स में डालते हैं
तो अब इसको समझते हैं कि एक आर एक आर एक आर एक आर, ठीक है। अब क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। बेटा ये F2 जनरेशन में बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा। जो कैपिटल आर आया मतलब बेटा रेड आया, ठीक है, रेड आया। कैपिटल आर स्मॉल आर आया बेटा मतलब पिंक आया। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पिंक आया, ठीक है। और स्मॉल आर मतलब व्हाइट आया, ठीक बेटा जी, मतलब व्हाइट आया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा कि देखिए, अगर हम इसको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालें तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप की बात करें बेटा तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट, तो मतलब 1:2:1, ठीक है। ये जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें बेटा तो एक प्योर रेड, ठीक है, दो पिंक और एक प्योर व्हाइट, मतलब 1:2:1। मतलब बेटा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आते हैं वो सेम आते हैं। आप देख रहे हो दोनों सेम है। लेकिन बेटा मोनो हाइब्रिड में जाओ, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम नहीं आ रहे थे। उसमें कितना आ रहे थे जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो कितने आ रहे थे 3:1। गए वहां पे क्लिक किया, मतलब बेटा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो सेम आएंगे, जीनोटिपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आएंगे, ठीक बेटा। और अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोड लिख रहे हैं, आपको बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा अगर एलिल्स अगर एलिल अनमोडिफाइड, रुको इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ कि आप लोग को समझ में आए। इफ एलिल इज अनमोडिफाइड, तो बेटा जी डोमिनेंट देखने को मिलता है। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंसी देखने को मिलता है। और इफ एलिल इज मॉडिफाइड, तो बेटा जी अति रिसेसिव देखने को मिलता है, ठीक है। अगर एलिल मॉडिफाइड है तो रिसेसिव देखने को मिलता है, अगर एलिल अनमोडिफाइड है तो डोमिनेंट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ बेटा, क्या यहाँ पे ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा? बताओ ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा? आप कहोगे जी सर देखने को मिलेगा, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेड आया व्हाइट आया, हमें रेड मिलना चाहिए व्हाइट मिलना चाहिए, पिंक मिल रहा है, मतलब सबसे पहला F2 जनरेशन में ब्लेंडिंग देखने को मिल रहा है। मतलब हेयर ब्लेंडिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। हेयर ब्लेंडिंग इज प्रेजेंट, यहाँ पे ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन, हाँ एग्जांपल्स की बात करें तो हमने बात किया कि स्नैपड्रैगन NCERT स्नैपड्रैगन लिया, और एक और एग्जांपल मार्विलस भी लिया है, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल ऐड कर दो, MARVILIS मार्विलस, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है, ठीक है। तो ठीक है ये मार्विलस, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया बेटा जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो सेम आते हैं। हाँ, F2 जनरेशन में नया नहीं वो पेरेंट का कैरेक्टर लेकर आता, नहीं वो मतलब पेरेंट में नहीं मेल को लेकर आता या फीमेल को भी नहीं लेकर आता, तो एक नए कैरेक्टर में आ जाता है। ठीक, नहीं वो रेड आया, नहीं व्हाइट आया, पिंक आ गया। ठीक है, चलिए F2 जनरेशन की बात करें तो जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक दोनों सेम आता है। ठीक, तो ये हो गया बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसके पहले एक और क्रॉस पढ़ा था जिसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आ रहे थे। वो कौन सी क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस में भी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम कोडोमिनेंस देखते हैं। कोडोमिनेंस क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की सबसे पहले लाइन है कि इन कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट। मतलब ये कह रहा है कि जो F1 कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट के गुण आएंगे। ठीक है, दोनों पेरेंट की आप एक कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि बोथ एलील एक्सप्रेस यही मतलब इसी लाइन को नीचे मैं एक्सप्लेन किया हूं कि बोथ एलील्स जो दोनों पेरेंट की जो एलील्स हो गए वो कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, मतलब कैरेक्टर दिखेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं बेटा कि कोडोमिनेंस के एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है और सिकल सेल एनीमिया उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो एनसीईआरटी एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात किया है ज्यादा, तो मैं उसके बारे में करेंगे, सिकल सेल एनीमिया के भी बारे में करेंगे। ठीक है, तो अभी ब्लड ग्रुप पे आते हैं। ठीक बेटा, सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो किन्होंने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंड स्टेनर। ठीक है, ठीक है, कार्ल लैंड स्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था। चलो ठीक है, अब हम आते हैं बेटा कि अब जो एनसीईआरटी बताता है कि जो कोडोमिनेंस में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो एग्जांपल लिया है और वो क्यों कोडोमिनेंस का एग्जांपल है वो सारा चीज देखते हैं। ठीक है, पहला एबीओ पोसेस एंटीजन। ठीक है, हेरिडिटरी उसे एंटीजन लेकर वो पैदा लेता है। ठीक है, मतलब एबीओ पोसेस एंटीजन। चलो, एंटीजन सुगर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, जो अब देखो अब यहाँ पे बहुत बारीकी से समझने वाली चीज है बेटा। सबसे पहले बेटा कि यहाँ पे बोल रहा है एंटीजन सुगर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एक आरबीसी बनाता हूं बेटा। ठीक है, एक आरबीसी बनाया। ये कह रहा है बेटा कि एंटीजन मतलब शुगर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे शुगर प्रेजेंट होता है। आरबीसी के सरफेस पे शुगर प्रेजेंट होता है जो एंटीजन की तरह एक्ट करता है। जो एंटी कहाँ मैं लिखूं? यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं। शुगर प्रेजेंट होता है जो एक्ट एज एंटीजन। ठीक है, एक्ट एज एंटीजन। चलिए बेटा यहां तक तो हमने देख ली। ये लाइन क्या बोल रही है? एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं, एंटीजन शुगर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय जीन 1। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो जीन 1 के थ्रू कंट्रोल जीन आई के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सॉरी बच्चों, जीन आई के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जीन आई हैज 3 एलील्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो जीन आई एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है उसके पास 3 एलील्स है। कौन कौन है बेटा? कौन कौन एलील्स है? तो आई ए, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आई बी और आई। ठीक है, और आई और आई। ठीक है, चलिए मतलब जो कह रहा है बस लाइन बाय लाइन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय जीन 1। जीन 1 उसको कंट्रोल करता है। जीन 1 के पास 3 एलील्स पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और आई। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया। ठीक है, हाँ बेटा, जो ये अभी हम लोगों ने बात किया कि शुगर एंटीजन की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ बेटा। यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन से शुगर अटैच होता है। ठीक है, प्रोटीन से शुगर अटैच होता है, प्रोटीन से शुगर अटैच होता है। ठीक है, ये प्रोटीन है और उससे शुगर अटैच होता है और जो शुगर है वो एंटीजन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम यहाँ तक आ गए।
अब हम आते हैं इसके अंदर समझने वाली क्या चीज है वो हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे बताओ, अगर हम जीनोटाइप की बात करें, अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप की बात करें तो कितना आएगा, और फिनोटाइप की बात करें तो कितना आएगा, ठीक है। अगर जीनोटाइप समझते हैं कि उसका कितना आएगा, ठीक है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें बेटा, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के जीनोटाइप की बात करें बेटा, जीनोटाइप की बात करें बेटा, तो सबसे पहले आई ए, ठीक, आई ए और आई, ठीक है। चलो आई ए और आई, ठीक है। आई बी, आई बी, आई बी और आई, ठीक है, आई बी और आई, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट बेटा, आई बी और आई हो गया, फिर आई आई, उसके बाद फिर आई ए एंड आई बी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बेटा जी कि जीनोटाइप कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है। चलिए जीनोटाइप इज इक्वल टू हम 6 लिख देते हैं, ठीक, जीनोटाइप इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं, ठीक। अगर हम फिनोटाइप की बात करें बेटा, अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो मुझे बताओ ये दोनों कौन सी ब्लड ग्रुप है, एक, ये दोनों कौन सी ब्लड ग्रुप है बेटा, बी, और ये ओ और ये ए बी, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब बेटा अब देखो, अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है बेटा। अभी तक हमने क्या बात किया था बेटा जी कि शुगर प्रेजेंट होता है आरबीसी के वॉल पे जो एंटीजन की तरह काम करता है, ठीक है बेटा। अगर आई ए के पास, मतलब जनरली मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पे ए एंटीजन पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, मतलब आई ए के पास ए एंटीजन पाया जाता है, इसलिए उसकी ब्लड ग्रुपिंग ए कहलाती है। आई बी के साथ बी एंटीजन पाया जाता है, इसलिए उसकी ब्लड ग्रुपिंग बी कहलाती है, ठीक है। आई और आईओ होते हैं जो ब्लड ग्रुप होते हैं, उनके पास कोई एंटीजन, मतलब नो एंटीजन प्रेजेंट, नो एंटीजन प्रेजेंट, ठीक है, नो एंटीजन प्रेजेंट, ठीक है बेटा जी। इस पे एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और अगर आई ए और आई बी की बात करें बेटा, तो इस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होता है, मतलब ये शुगर ए शुगर, ए का शुगर और बी का शुगर दोनों प्रेजेंट होता है, मतलब हेयर ए एंड बी एंटीजन बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। कहाँ बेटा, कहाँ ए बी ब्लड ग्रुप में, कहाँ बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होता है। चलो ठीक है। अगर हम आई ए की बात करें तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है बेटा, अगर आई बी की बात करें तो बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। अब चलो, अब हम आते हैं मेन मुद्दा पर, हम फिनोटाइप निकाल रहे थे। चलो तो फिनोटाइप मुझे बताओ कि कितना होगा, ठीक है, फिनोटाइप कितना होगा बेटा, फिनोटाइप कितना होगा बेटा। आप कहोगे सर ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहोगे सर फिनोटाइप 4 होगा। चलिए बेटा जी, हम फिनोटाइप 4 लिख दिए, ठीक है, फिनोटाइप 4 लिख दिए। मतलब जो अभी मैं जितना बताया हूं उतना में आप क्या समझे, जितना मैं बताया उतना में आप क्या समझो। सबसे पहला बेटा, पहला कि आरबीसी के सरफेस पे एक शुगर पाया जाता है, ठीक है, वो एंटीजन के तरह काम करता है। यही एंटीजन ब्लड ग्रुपिंग निकालने में हमें, मतलब निकालने में हमें मदद करता है। अगर ए के पास जिसके पास ए एंटीजन है वो ए हो गया, जिसके पास बी एंटीजन है वो बी हो गया, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो हो गया, जिसके पास ए बी दोनों एंटीजन है वो ए बी हो गया। चलो यहां तक कंप्लीट, चलिए हाँ सर कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा, अब हम जीनोटाइप निकाल लिए, जीनोटाइप कितना आएगा, 6 आएगा, सबका हम निकाल लिए, फिनोटाइप हम निकाल लिए 4 आ गया। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा
कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है बेटा जी, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्यों है? क्यों है? इसलिए है बेटा, इसलिए क्योंकि ये वाली लाइन के वजह से और ये वाली लाइन के वजह से, समझ गए? क्योंकि बेटा हेयर शुगर एंटीजन प्रॉपर्टी प्रेजेंट, ठीक है? हेयर शुगर एंटीजन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। हेयर मतलब बोथ शुगर, हेयर बोथ शुगर एंटीजन प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। बोथ का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होता है। मतलब बेटा जी कि एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट, ठीक है? इसी के कारण बेटा जी एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी यही आपको कहना चाह रहा था कि जो ब्लड ग्रुप है बेटा, एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग है, उसमें दोनों शुगर का एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है? एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। चलिए बेटा, ये आपको याद करने वाले में इसमें इंपॉर्टेंट जो याद करने वाली है कि जो जीन आई पे कितने एलील्स प्रेजेंट होते हैं? 3, और वो सब का नाम क्या है? फिर आरबीसी पे शुगर एंटीजन प्रेजेंट, मतलब शुगर प्रेजेंट होता है, वो एंटीजन की तरह एक्ट करता है, ठीक है? ए के पास ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी के पास बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो ये हो गया कोडोमिनेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीपल एलील्स, ठीक है? मल्टीपल एलील्स क्या है कि बस ये समझने वाली चीज है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज है, और इसमें ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? अगर मल्टीपल एलील्स की बात करें बेटा, तो मोर देन 2 एलील्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, गवर्न द वन कैरेक्टर, ठीक है? मतलब कि किसी एक कैरेक्टर को 2 या 2 से अधिक एलील्स मिलकर एक्सप्रेस कर रहा है, उसी को मल्टीपल एलील्स कहते हैं। चलो समझ में आ गया। वो सेम क्रोमोसोम पे होगा और सेम पोजीशन के पास होगा। याद रखिएगा, जो एलील्स जो मोर देन 2, जो हम कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक एलील्स, तो वो एलील्स सेम क्रोमोसोम पे होगा, सेम पोजीशन पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एलील्स, जो एक कैरेक्टर को 2-3 एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस कर रहा है, वो श्योर है कि वो सेम क्रोमोसोम पे होगा, सेम पोजीशन पे होगा, ठीक है? चलिए, ठीक। अगर हम एग्जांपल्स देखें बेटा मल्टीपल एलील्स के, तो आपने कोडोमिनेंस में क्या देखा था कि उसके 3 एलील्स होते हैं, IA, IAB एंड I, ठीक है? तो ये जो ब्लड ग्रुप के जो एग्जांपल्स है वो मल्टीपल एलील्स के एग्जांपल है, ठीक है बेटा? अब हम प्लियोट्रॉपी पे आते हैं, ठीक? यहाँ पे मल्टीपल एलील्स में क्या था कि 2 या 2 से अधिक जो एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पे बेटा कि एक सिंगल जीन है जो 2 या 1 या उससे अधिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर 2-3 मिलकर दिखा रहे थे, यहाँ पे एक मिलकर 2-3 कैरेक्टर दिखा रहा है, समझ रहे हो? अच्छा, तो उसको समझते हैं। ए सिंगल जीन में बी प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, मतलब मोर देन 1 कैरेक्टर को वो शो कर रहा है, उसी को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। मतलब मोर देन 1 फिनोटिपिक इफेक्ट को शो कर रहा है, उसी को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है? मतलब एक जीन 1 और 2 या 2 से अधिक, आप ये कह सकते हैं, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, उसी को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। मतलब अगर कोई एक जीन 2 या 2 से अधिक फिनोटाइपिक इफेक्ट को शो कर रहा है, उसी को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया मल्टीपल एलील्स, ये हो गया प्लियोट्रॉपी। अब हम आगे आते हैं, तो बेटा जी अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, ठीक है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है उसको आगे समझते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, मतलब इंटरेक्शन विथ 2 जीन, ठीक है? मतलब ये है बेटा कि हम राउंड को रिंकल से क्रॉस करवा रहे हैं और येलो को ग्रीन से क्रॉस करवा रहे हैं,
लेकिन दोनों को साथ में करवा रहे हैं। दोनों के साथ में करवाने की प्रक्रिया ही डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। ठीक है, मतलब रॉन्ड को रिंकल से करवा रहे हैं, येलो को ग्रीन से करा रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन, मतलब दो जीन के साथ में हम क्रॉस करवा रहे हैं, उसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक, अब बेटा अगर हम रॉन्ड की बात करें तो हम लोग को पता है कि कैपिटल आर आता है। अगर येलो की बात करें तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आता है। रिंकल की बात करें बेटा तो स्मॉल आर आता है। ग्रीन की बात करें तो स्मॉल वाई आता है। ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। ठीक है, ये पेरेंट की स्टेज है। अगर हम गैमेट निकाले बेटा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई आता है। ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई आता है। ठीक है, चलिए बेटा अब F1 जनरेशन में क्या होता है बेटा वो देखते हैं। F1 जनरेशन में क्या होता है बेटा वो देखते हैं। तो दोनों के क्रॉस कराइए तो एक बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा बड़ा वाई, ठीक है, और छोटा वाई। ठीक है, बड़ा वाई और छोटा वाई। ठीक है, ये बेटा ये F1 जनरेशन की कंडीशन है। F1 जनरेशन की कंडीशन है, मतलब बेटा ऑल सीड आर राउंड बेटा जी, राउंड एंड येलो। ठीक है बेटा, ये F1 जनरेशन में आया बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ऑल सीड आर राउंड एंड येलो। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? चल, यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसको सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है, F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, सेल्फिंग करवाते हैं किसके लिए? F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन, ठीक है, सेल्फिंग करवाते हैं बेटा। ठीक है, सेल्फिंग करवाते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन। ठीक है, चलिए अब F2 जनरेशन में जाने के पहले इसकी गैमेट तो निकाल लें, गैमेट तो बना लें। तो इसकी गैमेट क्या होगा बेटा? अगर सोचिए कि अब गैमेट निकालने आता है, मुझे लगता है निकालने तो आता होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं बतला देता हूं। ठीक है, चलो टाइम तो है अभी, बतला देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये है निकला आर बाई और बाई। ठीक है, इसको गैमेट हमें निकालना है। ठीक है, तो गैमेट निकालना तो करना क्या है बेटा? ठीक है, तो ठीक है, आप ये कैपिटल आर और स्मॉल आर लो। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर लो। ठीक है, और इसकी गैमेट निकालो। इसकी गैमेट कैसे निकालता है बेटा? देखो। ठीक है, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर लिए। ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, तो आर बाई ठीक है, ये चार गैमेट निकल गया बेटा जी। ठीक है, तो ये हम चार गैमेट, चलो यहीं पे लिख दीजिए, यहां पे साइड कर दो। ठीक है, आर बाई और सॉरी बेटा आर बाई, ठीक है, आर बाई चलिए ठीक है, ये चार, ये आर बाई चलिए चार आगे। चलिए बेटा, तो सर ये आपने गैमेट तो निकाल दिया। गैमेट कैसे निकाले? देखो कोई भी, जिसमें देखो ये दो को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये दो को, बाकी दो को चारों के साथ, ये देखो हर को दो आर्म निकालेंगे, चारों के साथ हम ऐसे बैठा कर उसको निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अब बेटा अब हम गैमेट निकालिए। अब F2 जनरेशन में आते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाए। ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाए। चलिए बन गया सर, पुनेट स्क्वायर में घर बनाते हैं। टोटल कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2
3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। चलिए अब हम भरते हैं इस पे, ठीक है। तो पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलो इसमें वो भर दी। चलिए बेटा अब यहाँ पे आते हैं, सेम इसको भरते हैं इधर। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस करवाए, हाँ सर करवाइए। तो बेटा क्रॉस में पहला में आएगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा में आएगा बेटा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर बेटा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए ठीक है सर, ये भी हो गया, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं ना है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए ठीक है बेटा, अब आगे आते हैं। कैपिटल आर मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है बेटा जी। कैपिटल आर स्मॉल वाई मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। चलिए अब लास्ट में कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। चलिए ठीक है सर, ये भी हो गया। अब यहाँ पे बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। चलिए ये भी हो गया बेटा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। चलिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है बेटा। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लास्ट में बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए बेटा, तो बेटा अभी हमने क्या बनाया, ये हो गया F2 जनरेशन की, ये क्या हो गया F2 जनरेशन की। अब देखिए मजा करके, अब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखिए कितना आता है। चलिए तो बेटा अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप कैसे निकलता है, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि कैपिटल आर कैपिटल वाई किसकी निशान है, राउंड येलो, ठीक है। अच्छा मुझे ये देखकर बताओ राउंड येलो कितने हैं। एक राउंड येलो है, 2 राउंड येलो है, 3 राउंड येलो है, 4 राउंड येलो है, 5, 6, 7, टोटल 9 आए, 8, 8, एक कहीं तो मेरे दिमाग से निकल गया बेटा, 9 ये मैं छोड़ दिया था, ठीक है। तो टोटल जो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ बेटा,
ठीक है, जीनोटाइप की बात करें बेटा तो अब मेरे साथ गिनो। ठीक है, हम देख रहे हैं, ठीक है, राउंड और येलो कितने हैं टोटल। ठीक है, एक राउंड येलो, दोनों अति होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, मतलब टोटल आपको पता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस इसको तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट गिनता हूं कि ये है, आप भी गिनना, आप उसको मैच करना कि हाँ है क्या। ठीक है, एक एक है येलो और अति राउंड येलो, 1 2 3 4, चलो ठीक है, 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, मतलब राउंड एंड येलो कितना है बेटा, चलो यहां से लिख देता हूं बेटा, राउंड एंड येलो कितना है बेटा, टोटल 9 है, 9 है ना। चलिए बेटा, चलिए राउंड एंड येलो तो हम 9 ले लिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, राउंड और ग्रीन देखते हैं। ठीक है, राउंड और ग्रीन। बेटा ऐसा हुआ कि मैं 18 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई, मतलब एक वो में एक लूप में, और बाकी मैं पूरा बता दिया लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मेमोरी फुल हो गया, तो मैं फिर से मिटाकर फिर से आपको समझाता हूँ। हाँ तो बेटा, तो राउंड एंड ग्रीन की बात करें बेटा तो हम देखते हैं राउंड एंड ग्रीन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, तो पहला राउंड एंड ग्रीन, अब देखो राउंड का मतलब 2 कैपिटल आर और ग्रीन का मतलब है कि स्मॉल वाई। ठीक है, तो 2 कैपिटल, राउंड एंड ग्रीन कहाँ है, राउंड एंड ग्रीन कहाँ है, एक राउंड एंड ग्रीन मिल गया बेटा, 2 कैपिटल आर और एक या 2 स्मॉल, एक राउंड एंड ग्रीन मिल गया बेटा, एक राउंड एंड ग्रीन मिल गया बेटा, ये हेट्रोजाइगस लेकिन राउंड है, ये ग्रीन, 2 राउंड एंड ग्रीन, और कहाँ है, और ये है बेटा, ये राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड एंड ग्रीन टोटल 3 हो गए बेटा। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन 3 हो गए। ठीक, अब हम नेक्स्ट ढूंढते हैं बेटा रिंकल एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है बेटा, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो रिंकल्ड एंड येलो का सबसे पहले ढूंढते हैं स्मॉल आर कहाँ है, सबसे पहले स्मॉल आर ढूंढते हैं कि लगातार 2 स्मॉल आर कहाँ है, ये एक और कैपिटल वाई, एक मिल गया बेटा, एक मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर और देखते हैं, हाँ इसके जस्ट बगल में स्मॉल आर है, ये हेट्रोजाइगस के कंडीशन में है, तो 2 मिल गया बेटा, और एक ये है, 3 मिल गया बेटा। ठीक है, तो रिंकल एंड येलो भी 3 मिल गए बेटा जी, रिंकल एंड येलो भी 3 मिल गए। ठीक है, अब हम आखिरी ढूंढते हैं बेटा रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अगर रिंकल एंड ग्रीन एक ही है बेटा, ये सबसे नीचे कॉर्नर में आप जाओगे। ठीक है, रिंकल एंड ग्रीन एक है। ठीक है, फिर होगा, मैं कहूँगा वेरी गुड, और फिर आप कहोगे 1 होगा, मैं कहूँगा शाबाश। इसकी जो टिपिक रेशियो होगा बेटा वो 9:3:3:1 होगा। देखो मॉर्निंग हो गई है, मतलब बेटा आप 5 बज गई है, चिड़िया की आवाज आना शुरू, मैं मतलब रात भर जग कर वीडियो बनाया हूँ। अब मैं सिर्फ 40 से 50 मिनट का वीडियो बना होगा, लेकिन मुझे रात भर जगना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि ये डॉग्स भौंकते हैं, ये वो, अब 1-1 2-2 घंटा तक डॉग भौंकते रहते हैं, और मैं वेट करता हूँ कि अब वो शांत होंगे तो मैं बनाऊंगा। अब वो शांत हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो ये है, तो सोचो ये कोई, हाँ चूंकि मेरा अपना काम से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, कुछ दिन में डॉक्टर बनने वाला हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे सारे आप पूरी मेडिसिन की बुक रखी हुई है मेरे पास, मैं उसको भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाने का शौक है तो पढ़ाता भी हूँ। हाँ तो बेटा इसका जो टिपिक रेशियो है 9:3:1। ठीक है, अब हम एक साइड को मिटाते हैं, जल्दी से इसको रैपअप करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका फिनोटिपिक जो रेशियो है वो 9:3:3:1 आ गया। ठीक है, इसकी ये फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, अब हम जीनोटिपिक रेशियो के बारे में देखें बेटा, तो इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन कैसे आया मैं ये समझाता हूँ। 12-24-12-12 है, मतलब
1:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। चल, ये फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। यही फिनोटिपिक रेशियो से ही, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो से ही जीनोटिपिक लिखना है, ठीक है, 9:3:3:1, ठीक है। चलिए बेटा, अब 9 को बेटा 1:2:2:4 में तोड़ दिया गया है। 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। 3 को बेटा 1:2 में तोड़ दिया गया है, और ये 3 को भी 1:2 में तोड़ दिया गया है, इसको 1 रख दिया गया, ठीक है। तो ये जो फिनोटिपिक जो जीनोटिपिक रेशियो है वो फिनोटिपिक रेशियो से आया है। वो 9 को इतना को 9 को तोड़ दिया है, 3 और 1, ठीक है। तो जो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये हो गया जीनोटाइपिक और ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक। ये फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकला अभी हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग सारा सिलेक्ट किया और वो किए, ठीक है। तो बेटा ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और बेटा आज की क्लास, चूंकि मैं थक चुका हूं, ठीक है, थक चुका हूं मतलब कि मेरे पैर थक चुके हैं, मेंटली मैं नहीं थका हूं, मैं अभी भी क्लास ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की क्लास यहीं पे खत्म करूं। और चूंकि मुझे भी 1-2 घंटा की नींद लेना है, उसके बाद फिर मुझे भी कॉलेज जाना है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बस बात कहनी थी यार कि वीडियो देखते हैं आप लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। मैं डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।